चलो सबको पहले गुड आफ्टरनून। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द मेन, पहले खत्म क्या किया अपन ने, कंपनीज एक्ट 2013। वी स्टार्टेड आफ्टर दैट विद बिजनेस लॉस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट किया, सेल ऑफ गुड्स किया एंड सो ऑन। And now we are going to start with this what industrial loss. Okay, now the main problem, पहले सबसे आपको एक I'll tell you one thing, then we'll start with the factories act. सबसे पहले इसका वेटेज चेक करेंगे कितना है वो, as you all know how much, 15%. Okay, now इंडस्ट्रियल लॉस में आपको दो चीजें आएंगी, एक तो डिस्क्रिप्टिव आएगा और आपको एमसीक्यू भी आएगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। द मेन पॉइंट इज आपको कितने ऐड करने हैं इसमें, सर 1 2 3 4 और 5, ये 5 एक्ट मिला के इसका वेटेज कितना बन रहा है 15। सर बहुत ही कम है। इफ यू गो लिटिल बिट ऑन अ वेरी स्मार्ट मैनर यू सी द वेटेज इज व्हाट वेरी लेस। बट एक चीज आपको बोलता हूं मैं, सी अ लॉट ऑफ सीएमए इंटर स्टूडेंट विल हैव द अटेंशन ऑन वन एंड वन थिंग ओनली, दैट इज व्हाट कंपनी एक्ट 2013, और जो रहना भी चाहिए बिकॉज का वेटेज बहुत ज्यादा है। इसके बाद जैसे अपन ने पढ़ाई किया है, देन अपन ने वी स्टार्ट विद व्हाट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सोगा किया अपन ने, एलएलपी किया, एनआई। ठीक है, दिस वाज आवर व्हाट सीक्वेंस, और लास्ट में अपन क्या उठा रहे हैं अभी, इंडस्ट्रियल लॉ। आप जब इसका पढ़ाई कर रहे हैं किसका, इंडस्ट्रियल लॉ का, अब हम शुरू भी करेंगे टुडे ओनली, राइट नाउ विल स्टार्ट मेकिंग स्मॉल स्मॉल नोट्स बिकॉज ये चैप्टर छोटे हैं, इट इज नॉट एज बिग एज व्हाट कंपनी एक्ट। 470 सेक्शन नहीं है इस एक्ट में, आपको दिखाऊंगा हाउ मेनी सेक्शन देयर, 120 सेक्शन है फैक्ट्रीज एक्ट में। ठीक है, मैं ये वाले एक्ट का बात कर रहा हूँ, बट ये जो पूरा सेक्टर वो पूरा अलग है बिकॉज आपके सीएम इंटर में आपको सबका वैरायटी दी है। सबसे पहले आपको कॉर्पोरेट का वैरायटी दिया उन लोगों ने, कंपनी में क्या चलता है। उसके बाद कहाँ पे चले गए वो, बिजनेस लॉस में, बिजनेस के लिए क्या क्या लगता है। इसके बाद आपको कहाँ पे लेके आ रहे हैं अभी वो, इंडस्ट्रियल लॉस। आपको थोड़ा एक बार बोलता हूँ, तो वो 2022 सिलेबस एप्लीकेबल है, इसके पहले कौन सा था 2016 ओल्ड वाला। ठीक है, इसमें एक्ट बहुत ज्यादा थे। अभी उन्होंने क्या किया है, जितने भी अननेसेसरी थे जो अभी आउटडेटेड हो गए वो सब निकाल दिए, और आपके पास एक कंसाइज सिलेबस आपके स्क्रीन के सामने। आपको एक बार वापस बोलता हूँ, 15 मार्क्स कोई अवॉइड मत करो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े पर अगर कॉर्पोरेट या बिजनेस लॉस के अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं तो आपको यही हेल्प करेगा सबसे पहले। ठीक है, तो इट इज अ फ्रेश कैटेगरी। मेरा एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो। फॉर एवरी एक्ट वी विल गिव 2 लेक्चर्स, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, वो भी आराम से करेंगे, कहीं घाई नहीं करने का अपने को। ओके, ये दिमाग में गया आपके। ठीक है, और एक बात मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक अगर आप वहां पे आराम से चेक करेंगे, 1 2 3 और 4 मिला के कितना आ रहा है, और सिर्फ इसको कितना दिया नए वाले को, कोड ऑन वेजेस को 5। ठीक है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। एवरी एग्जामिनेशन दे आर पुटिंग क्वेश्चन ऑन व्हाट, कोड ऑन वेजेस। बट मेरे हिसाब से ये वाला एक्ट इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, फैक्ट्रीज एक्ट, जो बेसिक है। ठीक है, बिकॉज फाउंडेशन में अगर आपने किया रहेगा, फाउंडेशन में ये कुछ भी नहीं था क्या, फैक्ट्री एक्ट वगैरह। इट वॉज ओनली वॉट योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, फिर सोगा और एनआई था, बिजनेस लॉस था सिर्फ। अभी फर्स्ट टाइम तुम क्या सीखने वाले हो, इंडस्ट्रियल लॉस। ओके, फैक्ट्रीज एक्ट एक ऐसा कैटेगरी है लॉ का जहां पे सीए को ये नहीं है। ठीक है, सीएस को भी है, सीएस को बहुत सारे लॉज है इंक्लूडिंग दिस आल्सो, बट a CA student will never have this what industrial laws even in their inter का curriculum. This is only and only specialized to what you guys. Okay, चलो अभी इन सब के बाद we'll start with the first act and that is what Factories Act 1948। एकदम आराम से जाना है, पहले इसका मकसद समझ लो क्या है, फिर आपको पूरा एक्ट इजी जाएगा। अगर थोड़ा फर्क भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऑन द स्पॉट रखाओ, डोंट पाइल अप द क्वेश्चंस इन योर माइंड कि नहीं सर बाद में पूछूंगा क्लास के बाद, ऐसा कुछ भी मत करो। ठीक है, एवरीबॉडी ऑफलाइन ऑनलाइन जितने लोग बैठे सबको क्या करना है, मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। चलो प्लीज टेक, अब बुक निकालेंगे आपको लॉ का, लिखेंगे वहां पे फैक्ट्री को, अपने को लिखने का है, सिर्फ मेरा सुनने का नहीं है। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ओके, नाउ सबसे पहले अगर आपके दिमाग में एक चीज आ रहा है, सर ठीक है अपन अभी ये फैक्ट्री एक्ट शुरू तो कर रहे हैं, आपके दिमाग में सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन चाहिए, किसके बीच में, एक कंपनी और एक किसके बीच में, फैक्ट्री। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस टू वर्ड्स, बहुत सिंपल बोल रहा हूं मैं। कंपनी आपने ऑलरेडी सुना है, कंपनी इज नथिंग बट व्हाट, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 13। ठीक है, सर ऑब्वियसली ये पेपर पे इनकॉर्पोरेशन होता है। जब मैं फैक्ट्री का बात कर रहा हूं, फैक्ट्री का डेफिनेशन अभी तक तो पता नहीं आपको, बिकॉज कंपनी में कभी भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आया किसका, फैक्ट्री का। बट अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभी पूछूं फैक्ट्री के बारे में, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक क्या होगा, सबसे पहले प्रोडक्शन। सर यस, प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहां पे चालू है, दैट विल गो ऑन वेयर इन अ फैक्ट्री। ठीक है, सो सबसे पहले आपके दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए, क्या लिखा है यहाँ पे, पूरे फैक्ट्रीज एक्ट में कितने सेक्शंस है, 120, चैप्टर्स 11 है, ये आपको लिखना पड़ेगा, आपके इसमें नहीं है वो, और शेड्यूल कितने हैं, 3 शेड्यूल्स कितने हैं,
3 देयर 120 सेक्शंस। मैं आपको अभी बोल देता हूं, आपके करिकुलम में मोटा मोटा 99 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस है? 99 सेक्शंस है आपके सीएम इंटर के करिकुलम में। 11 चैप्टर है और 3 शेड्यूल्स है। इसमें जो फर्स्ट वाला शेड्यूल है वो यहाँ पे लिख के दिया उन लोगों ने, मतलब सिर्फ नाम लिखा है। आई ऑल्सो शो यू फ्रॉम द बेयर एक्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये लिखा आपने। अच्छा, जब भी एक एक्ट आप करते हैं, कौन सा भी एक्ट रहने दो, इट माइट बी कॉन्ट्रैक्ट, इट माइट बी कंपनी एक्ट, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये किसके लिए, लाइक फॉर व्हाट आर वी डूइंग दिस। फैक्ट्री एक्ट का नाम तो ठीक है, बट आप मुझे बताएंगे थोड़ा फार कि सर इसमें क्या क्या रहेगा, व्हाट विल बी देयर। सर ये कंप्लीटली किसके लिए लिया? वर्कर्स के लिए, लेबर्स के लिए रहेगा। आपकी स्क्रीन के सामने सबसे 3 पॉइंटर मैंने पहले डाले। दिस एक्ट इज एनेक्टेड टू रेगुलेट डैश, और एक एक शब्द डोके टाका, एक भी चीज समझ में नहीं आ रहा मुझे, रुका वहां पे। इट इज टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशंस व्हाट इन फैक्ट्रीज। अभी आप थोड़ा फार उस फैक्ट्री के माहौल में जाओ, एक फैक्ट्री पिक्चर में लेके आओ दिमाग में। सर हाँ, फैक्ट्री में क्या क्या होता है? सबसे पहले वर्कर्स का प्रॉब्लम बहुत होता है। सेकेंड, उनके वेजेस का प्रॉब्लम होगा। सैलरीज नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड कौन सा वर्ड आएगा? वेजेस। तो ऐसा भी हो सकता है वो छुट्टी पे जा रहे हैं तो एनुअल लीव विद वेजेस, उनके सेफ्टी का ध्यान देखा जाएगा, हेल्थ का ध्यान, ये सब कुछ है उसमें, ये सभी एक्ट में रेगुलेट किए। अगर आपका एंटिटी, आपका प्रीमाइस फैक्ट्री के डेफिनेशन में आ रहा है, अपन सेक्शंस भी करेंगे आज और मैं आपको बताऊंगा अभी। द मोमेंट यू वॉक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टुडे, आपको थोड़ा फार इसमें से 50-60% ऑफ द एक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए विद सेक्शन नंबर। तो एक थोड़े टाइम में अपन करेंगे कि फैक्ट्री का मतलब क्या है, तुम्हारा जो माहित नहीं है किसका मतलब फैक्ट्री का, ये तो आपने सिर्फ रैंडमली बोल दिया अभी क्या कि सर मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पे। तो अगर आपके प्रीमाइसेस को, एंटिटी को फैक्ट्री का डेफिनेशन लगता है तो भाई साहब आपका वेलकम हो जाएगा कौन से वाले एक्ट में? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। और जब अगर इसमें वेलकम हो गया तो आपको पूरे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे जितने भी इसमें लिखे, कंपलसरी। ठीक है, चलो नाउ सर ये किसके लिए बनाया गया? फॉर द वर्किंग कंडीशंस ऑफ इन द फैक्ट्री। ओके सर, दिस एक्ट इज मेंट टू प्रोवाइड डैश प्रोटेक्शन टू द वर्कर्स फ्रॉम बीइंग व्हाट एक्सप्लॉइटेड बाय व्हाट द ग्रीडी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। अरे भाई बिजनेस लोग का मकसद ही एक है कि उनको तो प्रॉफिट ही चाहिए, ओवर टाइम करवाएंगे आपसे। तो ये सब कुछ नहीं होने के लिए क्या लाया उन लोगों ने? फैक्ट्रीज एक्ट। इसमें सो बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ कैटेगरीज इन दिस। एक तो अडल्ट के वर्किंग टाइमिंग है, एडोलसेंट का भी एक वर्ड है, और चिल्ड्रन का भी वर्ड डाला इन लोगों ने। अभी आप तुम बोलोगे सर बाल काम करना अलाउड नसतात, तो कहां पे अलाउड है? ये सब कुछ इसमें लिखा है, और वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता, वो करेंगे अपन। सबसे पहले आपको 2-3 मिनट में यही जानना है कि ये क्यों किया है अपन ने। ठीक है, ये एक्ट इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस विद इन द फैक्ट्री। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू एंश्योर डैश व्हाट एडिक्वेट सेफ्टी मेजर एंड टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर। 3 वर्ड को अपन हाईलाइट करेंगे, एक तो सेफ्टी मेजर, उसके बाद हेल्थ, और उसके बाद क्या है? वेलफेयर। समझ में आ रहा है? 3 वर्ड्स आप आपके इसमें डालेंगे। आप लिख सकते हैं, आई विल वेट फॉर दैट मच, आई विल वेट, राइट डाउन एवरीथिंग। जितना भी आज करेंगे आपको लिखना है, सिर्फ सुनो मत। सर इस पूरे एक्ट का मकसद क्या है? सबसे पहले क्या लिख रहा है? टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी मेजर। सर एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? मशीन के अराउंड में फेंसिंग लगाना, ये भी एक बहुत एक्चुअली सेफ्टी बहुत है, मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूं क्या कि सर ये भी एक सेफ्टी मेजर है। सेकंड क्या लिखा है? टू प्रमोट व्हाट? हेल्थ। अरे तुम्हीच मला सांगा एक सिंपल एग्जांपल दे, एकदम सिंपल, जो अपन डेली लाइफ में देखते, वो इसका अपन ह्याला जातो चक्की आटा दळाला, फ्लावर मिल बेसिकली यार। तो आप जब जाते हैं तो आप भी 2 मिनट अगर वहां पे रुके तो आप क्या देखते हो? अरे कितना उसके नाक में क्या जा रहा है, ते पीठ वगैरह सगळं चाललंय, तो वो ते पण लावलंय। तो आप यू थिंक फैक्ट्री में क्या होता रहेगा फिर? कौन सा फैक्ट्री सबसे डेंजर है तुम्हारे हिसाब से? कौन सा प्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के लिए? कोल माइंस आपने एक बोला, और बताओ कुछ ऐसा नॉर्मल। केमिकल से, केमिकल सब जगह यूज होते हैं भाई। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, पेंट फैक्ट्री, पेन फैक्ट्री इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजर। अगर आपने वो नहीं पहना क्या हो, और मास्क में नॉर्मल मास्क नहीं अपना, वो कोविड वाला वो नहीं, उनके लिए क्या बनाते हैं? वो स्पेशल वाले मास्क बनाते हैं, देखा रहेगा तुमने, तो वो वाले मास्क। पेंटिंग इज वेरी डेंजर। फिर कॉटन, कॉटन इंडस्ट्री डेंजर, वो जाने के बाद तुम्हारा लंग्स पूरा फूल जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया है? किसने? एम्प्लॉयर ने, इनका हेल्थ मेंटेन रखने के लिए। और लास्ट में क्या है? वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। ये जो पूरा एक्ट है ना, ये इसमें ही डिवाइड किया गया इन लोगों ने। अगर तुमने मॉड्यूल भी चेक किया, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है। तो सबसे पहले क्या है, अगर आपको पूछता है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 किसके लिए, और व्हाट इट इज,
ये 3 चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। सबसे पहले सबसे पहले सेफ्टी मेजर, उसके बाद हेल्थ, उसके बाद एड एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जेएंडके कवर्स ऑल डैश प्रोसेसेस। ध्यान दो, कौन सा प्रोसेस आपने को अभी तक पता नहीं है, इसका मतलब क्या है, किसका, मैन्युफैक्चरिंग का। अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा सर क्या इजी है, हम सीएम इंटर में हमको ऑलरेडी पता है किसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग का। लक्ष्य दे यार, काय काय आलाय तुम्ही, लक्ष दे पुढं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है तुम्हारे हिसाब से अभी, सर जो अपन इनपुट कन्वर्ट करते हैं किसमें, आउटपुट में। दिस वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ व्हाट, बट नो, एज पर दिस लॉ इट इज व्हाट डिफरेंट करेंगे। इसमें इन लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है, किसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, बगु अपन का है। और ऑब्वियसली जितने भी एस्टेब्लिशमेंट जो कौन से डेफिनेशन में फॉल होते हैं फैक्ट्री में, अभी अपन 1 मिनट में करेंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये पूरा एक्ट का मकसद क्या है भाई साहब, फर्स्ट क्या है सर, सेफ्टी मेजर, हेल्थ, और लास्ट में क्या है, वेलफेयर। चलो अभी अपन शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, आपको पूरा का पूरा ध्यान सेक्शन नंबर। सबसे पहले क्या उठाएंगे अपन, सबसे पहले क्या उठा रहे, सबसे पहले अपन क्या उठा रहे सर, फैक्ट्री। ये तो मालूम होना चाहिए मुझे, अब फैक्ट्री एक्ट में कर रहा हूं और मेरा डेफिनेशन कुछ माहित नहीं है, जो करेगा ना बड़ा फिर। तो आपको सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज एम क्या बात कर रहा है सर, फैक्ट्री का मतलब क्या है, एकदम आराम से करेंगे, कहीं घाई नहीं है। पढ़ रहा हूं मैं पहले, देखो तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक हो रहा है। फैक्ट्री का मतलब भाई साहब ऐसा है, एनी प्रीमाइसेस, प्रीमाइस का मतलब क्या होता है, वो जगह, इंक्लूडिंग डैश प्रीसिंक्स। प्रीसिंक्स का मतलब क्या है भाई साहब, उसके आजू बाजू का एरिया। एग्जांपल यहां पे ड्रॉ करता हूं मैं, ये आपका प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है जो आपने लिए, और यहां पे आपका क्या है, फैक्ट्री है। प्लॉट पूरा आपका ही है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आपका फैक्ट्री का ये सेटअप, तो वो इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, किसको, इंक्लूडिंग द प्रीसिंक्स दे रहा हूं। प्रीसिंक्स का मतलब क्या, आजू बाजू का एरिया। बट ये प्रीसिंक्स तभी इंक्लूड किया जाएगा जब वो फैक्ट्री का डेफिनेशन फुलफिल करेगा। समझ में आ रहा है क्या? आप बाद में जाके ऐसा बोल नहीं सकते, आपके यहाँ पे फैक्ट्री वो तो 100% आएगा फैक्ट्री में, पर यहाँ पे भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कुछ, पर आपने क्या बोला, नहीं भाई एरिया में तो फैक्ट्री, तो वो ऐसा बात नहीं कर रहे। वो क्या बात कर रहे भाई साहब, फैक्ट्री मीन एनी व्हाट, प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रीसिंक्स देयर ऑफ। ओके दबोगू क्या क्या मानता है। सबसे पहले सबका ध्यान चाहिए मुझे प्लीज, वेयर ऑन डैश 10 or more workers are working or were working on any day or the preceding how many months, 12 months, and any part of which a manufacturing process being carried on with the aid of dash। क्या लिखा है अभी यहाँ पे, पूरा ध्यान चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा, with the aid of power। अच्छा आगे मत पढ़ो। सबसे पहले अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट में कितने से ज्यादा लोग हैं, 10 से ज्यादा है, और आप किसका यूज कर रहे हो, और आप किसका यूज कर रहे हो, एड का मतलब क्या है, हेल्प, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ पावर। पावर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, मशीन यूज कर रहे हो। तो पहले वाले का कंडीशन क्या है, अगर तुम्हारा जगह है, तुम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हो, जो बाय द वे अभी तक किया नहीं आपने, वो नीचे आने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी तुम क्लासीफाई होने चाहिए। वो होना 10 वर्कर आपके पास है, और क्या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो यू आर वेलकम अंडर व्हाट डेफिनेशन, फैक्ट्री। नेक्स्ट, अच्छा और एक बात, उसमें 2-3 चीजें और है जहां पे इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज कर सकता है। सबसे पहले तो ये बात कर रहे हैं विच आर वर्किंग और वर व्हाट वर्किंग। अभी तुमने जाके एक फैक्ट्री निकाला, मतलब एक प्रीमाइसेस निकाला जहां पे मैन्युफैक्चरिंग चालू है, तुम्हारे पास स्टार्टिंग के साल में 15 वर्कर काम कर रहे थे। कितना काम कर रहे थे, 15, और पावर भी था, ठीक है। तो भाई साहब उसी दिन पे क्या हो गया, तुमको फैक्ट्री लग गया। बट जैसे जैसे साल खत्म होने को आया, वैसे वैसे तुमने इन वर्कर्स को निकाला, और तुम्हारे पास अभी सिर्फ 9 वर्कर्स हैं। कितने वर्कर्स हैं, 9। अभी आप मुझे बताओ कंडीशन का क्या होगा सर, लगेगा, बिकॉज क्या बोला उन लोगों ने, और वेयर वर्किंग ऑन एनी डे, एक दिन भी वो पॉइंट ट्रिगर हो गया। ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि वो 10 के ऊपर चला गया। हम बाद में ये चेक नहीं करेंगे कि तुम्हारे पास कितने वर्कर हैं तो कितने नहीं है। 10 का ट्रिगर हो गया ना, खत्म हो गया बात। तो आपको पूछ सकते हैं कि एक समय पे 10 से ऊपर वर्कर थे बट बाद में नहीं है, तो क्या बचे हुए वर्कर के ऊपर तुम फैक्ट्री लगाओगे क्या? आंसर विल बी यस। जैसे फॅक्टरी उदाहरण आहे का, तुम्ही 2 मिनिटं प्रॉपर लक्ष द्या। तुम्ही जेवढा वेळ माया पुढे आहात सगळ्यांना लक्ष पाहिजे, टंगळमंगळ करू नका, जेवढे पण जण बसले ऑनलाइन ऑफलाइन। पहले 15 थे, अभी कितने लोग हैं, 9। तुम्हारे एम्प्लॉय ने क्या बोला पता है क्या, फैक्ट्री एक्ट हम लगाने वाले हैं नहीं, बिकॉज तुम कितने जन हो, 9। तो बेचारे इस 9 को कुछ भी नहीं मिलेगा रे, जो इस एक्ट में लिखा है वेलफेयर सेफ्टी, बिकॉज वो तुम्हारा एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है 10 के ऊपर कहां पे। दैट इज वाई
अरे भले वो 2 वर्कर रहने दो, एक बार वो 10 के ऊपर क्रॉस हो गया, तुमको इन 2 वर्कर के लिए फैक्ट्री एक्ट लगाना पड़ेगा। जितना भी लिखा नहीं है इसमें, सेफ्टी हेल्थ सब कुछ किसके लिए करना पड़ेगा, वो 2 के लिए, आप भाग नहीं सकते उससे। और एक बात देखो, मैं आप उसी पैराग्राफ पे हूं, आपको ये जितना भी कंसेप्ट है, डेफिनेशन आपको कहां पे देखना है, इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। मतलब अगर आपको इस साल में क्या 2024 में अगर क्या करना है, आपको सेट करना है कि आपको फैक्ट्री है क्या नहीं, तो वो पहले लिखेंगे, पहले वो पहले 12 मंथ्स तक चेक करेंगे, लक्ष्य रहते बस्ती लियोन 12 मंथ्स तक चेक करेंगे, 12 मंथ्स में ये फ्रीडम होना चाहिए क्या, 10 प्लस व्हाट, एड ऑफ पावर। समझ में आ रहा है, ध्यान दो प्लीज। अच्छा सर, हमारे प्रीमाइसेस में एस्टैब्लिशमेंट में पावर नहीं था, लिज्जत पापड़ फॉर एग्जांपल, तो सब वर्कर ही बैठे थे यहाँ पे, वी डिड नॉट यूज व्हाट, लाइट, तो हम तो इसमें आने वाले नहीं है, नहीं, उनके लिए अलग है। क्या बोला है, अगर आपके पास कितने वर्कर है, 20 वर्कर है, यहाँ पे क्या लिखा देखो अभी, विदाउट द एड ऑफ पावर, तो आप किसमें आ जाएंगे, फैक्ट्री। इसका ये मतलब है दोनों को पकड़ के रखा है, दोनों का मतलब विद द एड ऑफ पावर, विदाउट द एड ऑफ पावर। विद द एड ऑफ पावर का बताओ मुझे क्या कंडीशन है, जल्दी सर। 10 और मोर वर्कर्स और वर वर्किंग ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, ओके, विद द एड ऑफ पावर। एंड वाला कंडीशन है, अगर वो ट्रिगर चेक नहीं करेंगे कि कितने वर्कर, एक बार हो गया तो हो गया, खत्म। और दूसरे वाले का क्या है, विदाउट द एड ऑफ पावर, और सेम ऑन एनी डे 12 मंथ्स का पॉइंट, खत्म। अच्छा ये हो गया सर, ये सबको मालूम है। अभी आगे का पॉइंट सुनो एक बार वापस, कौन सा एक्ट शुरू किया अपन ने, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। बताएंगे सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का मेन इंटेंशन क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, वो 3 ऑब्जेक्ट बताओ मुझे जल्दी। हाँ, सेफ्टी, वेलफेयर और हेल्थ, ओके, ये हो गया। इसके बाद कितने सेक्शन है पूरे एक्ट में, 120 एंड 3 शेड्यूल्स, ठीक है। इसके बाद अपन ने डेफिनेशन शुरू किया, सबसे पहले कौन सा है सर, फैक्ट्री का 2 क्लॉज एम। मैं आपको एक सिंपल इसका ये भी देता हूं कि हाउ डू यू रिमेंबर, अगर आप भूल भी गए पूरे इसमें, इसका ले लो एग्जांपल, किसका, नहीं भाई, महिंद्रा का। तो सर डोकेटेवा, महिंद्रा का फैक्ट्री है, उसका सेक्शन में क्या है, ये एम, से डोकेटेवा, तो उसका ही फैक्ट्री का बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। नाउ आगे क्या लिखा है, अब ये बट डज नॉट इंक्लूड का बात चालू है। डज नॉट इंक्लूड का मतलब क्या राधा, कि भाई साहब वो फैक्ट्री का डेफिनेशन में आने वाला नहीं है। ये जितने पॉइंट्स है, सबसे पहले किसको बाहर निकाला, माइन, सब्जेक्ट टू, बिकॉज इसके लिए ऑलरेडी एक्ट बना हुआ है, कौन सा, 1952। और मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू व्हाट फोर्सेस, आर्मी पूरे इसमें से बाहर है। भले आर्मी कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके लिए फैक्ट्री लगने वाला नहीं है, उनके खुद के एक्ट ऑलरेडी इन प्लेस है। रेलवे रनिंग शेड और होटल, रेस्टोरेंट और व्हाट, ईटिंग प्लेस। अरे भाई साहब मुझे बताओ, वो ईटिंग प्लेस में, होटल में भी वही सीन हो रहा है, 10 और मोर वर्कर्स विद द एड ऑफ व्हाट, पावर। सर वो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे, खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, उसको भी कहां पे लेके आओगे, फैक्ट्री। तो क्या बोला है उन लोगों ने, होटल रेस्टोरेंट, इसको आपको फैक्ट्री में लेके आने का नहीं है, समझ, उनके खुद के भी एक्ट वहां पे है। For computing number of workers for the purpose of this clause, all the workers in different groups and relays in a day shall be taken into account। अपन जब 10 और 20 का बात करें, अच्छा ग्रुप का मतलब ठीक है, रिले का मतलब क्या है, अरे कभी कभार लोग शिफ्ट में काम करते हैं ना, अरे 9 to 12, उसके बाद क्या आएगा 1 to 5, जो भी आपका रहेगा, तो सबका मिला के और 10 के ऊपर अगर रहेगा विद द एड ऑफ पावर, तो इसमें आपका आएगा। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केस लो आपको पूछ सकते हैं, अपन रिवाइज पण करो, तुम्हारा संफॉइस अपन आया, लक्ष्य दिया। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, 2M का बात कर रहे हैं, द मियर फैक्ट दैट एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान देंगे प्लीज, और व्हाट यूनिट is installed in any premises or path thereof shall not be constituted to make it in a, if no manufacturing process is carried on। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप गोवा जाएंगे, गोवा में कैश्यूज का बहुत सारा क्या है, बिजनेस है, तुमको छप्पे छप्पे में क्या मिलेगा, कैश्यूज, काजू मिलना ना सोमाला। तो लेट अस से वहां पे ऐसे बहुत लोग हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं और बेचते भी है, पर वहां पे ऐसे भी लोग मिलेंगे तुमको, वो सिर्फ क्या करते हैं, ट्रेडर है, they will buy it from somebody and they will sell it to you। अभी ऐसा एक दुकान था कि वो सिर्फ क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, कि उसने काजू क्या प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था, सिर्फ ले रहा था, आपको बेच रहा था, बट वो क्या रखा था वहां पे, प्रॉफिटर था वहां पे एंट्री मारने के लिए। तो सरकार ने उसको क्या बोला कि तू क्या यूज कर रहा है, कंप्यूटर, वो ट्रेडिंग में लोग भी है,
तो आप कौन से डेफिनेशन में आ गए? चलेगा क्या? सोच समझ के आंसर दो. There are more than 10 workers in his premises. He is using what? Computer. तो अगर ऊपर का डेफिनेशन चेक करेंगे 2 क्लॉज m का, तो उसमें आ रहा है फिर 10 विद द एड ऑफ पावर. तो ये नहीं चलेगा. दैट इज एक केस लॉ लेके आए वो यहाँ पे कल सीलन राज वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडिशनल लेबर कोड चेन्नई. ये ध्यान, मतलब इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द केस लॉ इज कंप्लीटली फाइन. ओनली रिमेंबर दैट सिर्फ कंप्यूटर रहने से तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कोई भी बनता नहीं है. एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहां पे कैरिड ऑन होना चाहिए. बिकॉज अगर तुम सिर्फ उतना पढ़ोगे ना, उसमें से भी ऊपर का डेफिनेशन क्लियर हो रहा है. कौन सा? 10 और मोर वर्कर्स विद द एड ऑफ पावर. बट उन लोगों ने इसमें क्या किया है, वो जानबूझ के बाहर निकाला कि कंप्यूटर है सिर्फ भाई, वो एंट्री मारने के लिए, एडमिन वर्क के लिए, वो थोड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहा है वहां पे. कर लो. ये पूछ सकते हैं आपको केस लॉ नाव ना विचारना, सिर्फ क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे कि एक प्रीमाइसेस में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग यूनिट था. सो वेदर इट विल बी कंस्ट्रूड एज व्हाट अ फैक्ट्री, आंसर विल बी नो. नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट, इनको ही पावर देके रखा है इन लोगों ने. इट मे मेक रूल्स रिलेटिंग टू व्हाट? अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट? फैक्ट्रीज. एंड नो फैक्ट्री कैन रन विदाउट सच लाइसेंस ऑफ पावर. पावर टू डी लाइसेंस एंड रजिस्टर इज आल्सो विद व्हाट? अरे भले ये फैक्ट्रीज एक्ट सेंट्रल एक्ट है, बट उसी ने किसको पावर देके रखा है? म्हणजे महाराष्ट्र सरकारला या लोकांनी काय देऊन ठेवले? उनके जमीन पे ना भाई, फैक्ट्री यहाँ पे चल रहा है. तो एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू टू थिंग्स. सबसे पहले क्या है? लाइसेंस देने का, और अगर साइंस लाइसेंस रद्द भी करने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है. लक्ष्य देना प्लीज. अभी तक आपने एक ही डेफिनेशन किया है, कौन सा? 2 क्लॉज m. महीने रखा, दिमाग में रखो, ठीक है? दिमाग में गया है पूरा, लास्ट में वापस रिवाइज करेंगे. नेक्स्ट 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 2 क्लॉज n स्क्रीन के सामने. किसका बात करेंगे अभी? किसका बात करेंगे? ऑक्यूपाइड. एक ही लाइन में बोलता हूं, अभी पूरे इसमें अपन कभी एम्प्लॉयर यूज नहीं करेंगे. क्या यूज नहीं करेंगे? यू विल टेल व्हाट? ऑक्यूपाइड. जिसका डैश है, जिसका डैश है, अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री. तो ये कौन सा बंदा हो सकता है? एग्जांपल लिखा है मैंने नीचे. इन द केस ऑफ फर्म और एसोसिएट इंडिविजुअल्स, एनी वन ऑफ द पार्टनर और मेंबर्स शैल बी डीम्ड टू बी द, मतलब जो भी किसके कंट्रोल में है? फैक्ट्री के, मतलब उसके ऊपर कोई नहीं है. सब लोग उसका बात क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं. इन द केस ऑफ कंपनी कौन रहेगा भाई साहब? सर एनी वन ऑफ द डायरेक्टर रहेगा, या 2-3 डायरेक्टर और पावर दिया है तो 2-3 डायरेक्टर रहेंगे. फिर समझ में आ रहा है कुछ? इन केस ऑफ फैक्ट्री ओन्ड बाय डैश एनी गवर्नमेंट, द पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री. अरे सरकार तो सिस्टम है रे, सरकार का ही फैक्ट्री है, पर ऑक्यूपायर कौन रहेगा फिर? और तुम बोलोगे सर सरकार रहेगा, तो सरकार में कौन रहेगा? किसको अपॉइंट किया रहेगा उसने? So that person of persons will be called as what? Occupier. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज n, दो ही की है सिर्फ, ठीक है? लक्ष्य दे प्लीज, लक्ष्य दे. केस लॉ है, लक्ष्य दे. लक्ष्य घ्यायची गरज नाही, जो लिखा है उसमें जो हुआ है वो दिमाग में रखो. इन कंट्रोल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड वर्सेस गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, it was held that in the case of a company which owns a factory, it is only one of the directors of the company who can be motivated as what? The occupier for the purpose of the act, and the company cannot nominate any other employee to be what? अगर आपने एक जन को डिसाइड किया कि ये बंदा क्या है, तो तुम 2-3 जन को और ऑक्यूपाई ये नहीं कर सकते कि ये एम्प्लॉय भी क्या हो गए आपके? ऑक्यूपायर नहीं. ऑक्यूपायर कौन है भाई? एक ही बंदा जिसको अल्टीमेट कंट्रोल है ओवर द अफेयर ऑफ द फैक्ट्री. देयर कैन नॉट बी मोर देन. समझ में आ रहा है? हाँ, अगर तुमने एसोसिएशन ऑफ पर्सन को 3 डायरेक्टर को पहले से बोल दिया कि 3 कौन है ये? ऑक्यूपायर, तो ये ऑक्यूपायर है, उसको अपॉइंट नहीं करने का. फिर समझ में आ रहा है? लक्ष्य दे प्लीज. नेक्स्ट, Indian Oil Corporation was a labor commissioner. It was held that for the purpose of section 2n, what is to be seen is that, देखो कोर्ट ने कैसा जजमेंट दिया है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ऑक्यूपायर कौन है, तो एक ही चीज देखने का है, who has what. अगर वो किसी को रिपोर्ट कर रहा है ऊपर, तो भाई वो खुद ये नहीं है क्या? अल्टीमेट, मतलब ऊपर भी है कोई ऑफ द फैक्ट्री. The relevant provisions regarding establishment of Indian Oil Corporation and its working leave no doubt the ultimate control of the affairs of the corporation, including opening and running of factory, is with the what? अभी Indian Oil Corporation का मतलब ले रहे हैं. Indian Oil Corporation is a government company. तो भाई साहब ultimate control किसके पास है? It is with the central government. Acting through the corporation is only a method employed by the CG. अभी देखो ये केस लॉ में क्या हुआ है, प्लीज 2 मिनट लक्ष्य देना जरा, थोड़ा फार. Indian Oil Corporation owned by dash what? Owned by सेंट्रल गवर्नमेंट. बट सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ध्यान दे, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्टिंग थ्रू व्हाट?
अ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन ऑयल। सरकार तो एवरीडे जाएगा, तो इन लोगों को रखता है कि भाई तुम क्या करो, मैनेज करो। अभी पॉइंट ऐसा है कि अगर तुम एग्जाम में पूछे तो इसमें से ये कौन है ऑक्यूपायर, तो आपका आंसर करेगा सर यही है, ये डिसीजन नहीं, इट इज एक्चुअली होम, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ऑक्यूपायर, और किसके थ्रू ये सब कुछ हो रहा है? तो ये कॉर्पोरेशन के थ्रू। कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट पता है क्या? एक्ट में कंसेप्ट था कौन सा वाला? कॉर्पोरेट व्हील। पर्दा, तो पर्दे के पीछे है कौन भाई? सीजी ही है। देखो क्या लिखा है इन लोगों ने, थोड़ा फर्क, इतना डीप में नहीं पूछेंगे बट आपको मालूम होना चाहिए सब कुछ। The corporation is only a method employed by the CG for running its what? In the context of TN, it will have to be held that all the activities of the corporation will be carried on by with what? मतलब वो कॉर्पोरेशन भी एट द एंड ऑफ द किसको पूछ रहा है? खत्म हो गया, वहां पे ही खत्म। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ कस्टमाइज क्वेश्चन बनाया, ऐसा नहीं बनाएंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वही डालेंगे एक्स वाई ये वो है, और उन्होंने गवर्निंग बॉडी डाला है, वो मैनेज कर रहे हैं, और पीछे बैकअप कौन है? सीजी। तो इस केस में आंसर क्या रहेगा आपका? सीजी रहेगा। बहुत जन वही आंसर लिखेंगे गवर्निंग बॉडी, पर गवर्निंग बॉडी आंसर नहीं है, आंसर कौन है? सीजी। चला, 2 2N हो गया, ठीक है। 2M स्टैंड्स फॉर क्या था? फैक्ट्री। 2N एन ऑक्यूपायर, ठीक है, अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द ऑफिस ऑफ द फैक्ट्री, खत्म। नेक्स्ट क्या है? 2K 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 सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूरे फैक्ट्री एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वही है, क्या? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ध्यान दो, लिखेंगे प्लीज, जितना मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लिखा उतना आपने को लिखने का है। मॉड्यूल है, मॉड्यूल में भी आप ये कर सकते हो हाईलाइट, मॉड्यूल में भी हाईलाइट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। वॉइस इज क्रैकिंग इन बिटवीन, ये देख रहे अभी वॉइस है क्या बराबर? प्लीज क्रॉस चेक कर। है ओपन द 2 मिनट प्लीज। अथर्व का देख पीछे, ये अभी देख ऑनलाइन पीपल, द वॉइस इज कमिंग और नॉट, प्लीज टेल मी फास्ट। ओके, लेट मी नो इफ देयर इज प्रॉब्लम इन द वॉइस, इमीडिएट मुझे बताएंगे आप। ओके चला चला, इफ देयर इज क्रैकिंग मुझे इमीडिएटली बताएंगे, सबका ध्यान चाहिए। चलो शुरू करेंगे 2K, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारे लक्ष्यदारी, तुम्हारे इसमें ये क्या है? डेफिनेशन नॉर्मल, ये छोड़ो 2 मिनट, वो करेंगे, सीखने का अपने को अभी भी। सर रॉ मटेरियल प्रोसेस करेंगे कुछ, और फिर क्या आएगा बाहर? FG या आउटपुट आएगा, इनपुट आउटपुट, ठीक है। सर अगर ऐसा होता है, अगर उसका जो रूप है वो चेंज हो जाता है, समथिंग रॉ मटेरियल तुम लेके आए बट प्रोसेस करने के बाद इट इज नॉट द सेम एज व्हाट द रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग। मैंने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, तो भाई साहब इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। अब ये नॉर्मल हो गया। अब ये एक्ट में क्या लिखा है? देखो एक्ट में दुनिया भर का प्रोसेस लिखा है, उनका पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर है। तो उन लोगों ने बहुत सारे प्रोसेस लिखे हैं यहाँ पे कि अगर ये प्रोसेस तुम्हारे इसमें होते हैं देन इट इज व्हाट? अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और एक बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट सांग, सगळ्यात महत्वाचं, जैसो अभी मैंने जनरल डेफिनेशन बताया ना कि रॉ मटेरियल लिया, प्रोसेस किया, और क्या निकल गया बाहर? आउटपुट। नॉर्मल में कैसे होता है भाई? माइंडसेट कैसे होता है मैन्युफैक्चरिंग का? कि द आउटपुट डजंट लुक सेम एज द रॉ मटेरियल, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कि तुमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या बात कर रहे हैं पता है क्या? एग्जांपल, एक प्रोडक्ट लिया तुमने, लेट अस से एग्जांपल ले रहा हूं, गोल्ड लिया, गोल्ड को तुमने पॉलिशिंग किया, फुल पॉलिश किया, ठीक है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। ये भी किसमें आएगा? तुमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्टिविटी किया है कुछ, ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड का रूप क्या होना चाहिए बाद में चेंज होना चाहिए, नहीं, वो दिमाग से निकाल लो पहले, फॉर दिस पर्पस, राधा लक्ष्य दे। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज एनी प्रोसेस फॉर डैश डैश डैश, बहुत है लर्न करने का, ठीक है, लक्ष्य दिया प्लीज। क्या क्या लिखा है? मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, finishing, packing, oiling, washing, cleaning, breaking, demolishing, otherwise treating, adapting any article substance with a view to its use, sale, transport, delivery, disposal, दुनिया भर का लिखा है, 2 दिन में रिवाइज करेंगे, दिमाग में जाएगा, ठीक है। उसके बाद पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, कंपोजिंग टाइप्स ऑफ व्हाट? प्रिंटिंग, प्रिंटिंग बाय लेटर, लिथोग्राफी, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयर, रिफिटिंग, फिनिशिंग, प्रिजर्विंग और व्हाट? स्टोरिंग। ये सब कुछ किसमें आता है? 5 मिनट जाए दो, 5-10 मिनट पूरा लर्न करेंगे थोड़ा सा, ठीक है।
सेक्शन नंबर 2 क्लॉज के, फैक्ट्री ऑक्यूपायर, टोटल सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट 122, उसके बाद शेड्यूल्स 120, शेड्यूल्स 3, चैप्टर्स 11, 3 ऑब्जेक्टिव इसके एक्ट के, जल्दी 3 ऑब्जेक्टिव्स सांग लवकर, सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, ध्यान देंगे प्लीज। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, बोलेंगे आप एवरीबडी, जितने भी लोग हैं सब, एवरीबडी, लास्ट बेंचेस, फर्स्ट, ऑल द बेंचेस प्लीज। फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग, डेमोलिशिंग, अदरवाइज ट्रीटिंग, अडेप्टिंग एनी आर्टिकल विद अ व्यू टू इट्स यूज, मतलब यूज करने के तुमने कुछ किया है। सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, इसको भी किसमें लेके आए वो लोग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। उसके बाद पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर का बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्रिंटिंग, लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, ये भी क्या बात कर रहे हैं वो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रिफिटिंग, फिनिशिंग ऑफ डैश, ब्रेकिंग अप ऑफ शिप्स और वेसल। गोवा में जाके तुम जाओगे वास्को के एरिया में, आपको क्या मिलेगा वहां पे, ये क्या करते हैं, शिप्स और वेसल ब्रेक करते हैं, वो भी कौन सा प्रोसेस मान रहे हैं लोग अभी। एंड प्रिजर्विंग और स्टोरिंग इन आर्टिकल इन व्हाट, कोल्ड स्टोरेज। प्लीज 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 लक्ष्य दिया। नाउ आपके सामने केस लॉ है, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत वक्त है आपके पास और अगर टाइम है, देन यू कैन लर्न द केस लॉ, आई डोंट थिंक दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज देयर इन दैट केस लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट। गलती का केस लॉ लिखने से अच्छा है कि उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। In Qazi Nurul Hassan Hamid Hussain petrol pump was a deputy director. It was held that the definition of dash, हाँ लक्ष्य दिया, does not depend upon and it is not correlated with end product, जो मैं पहले बात कर रहा हूं आपसे, being manufactured out of a manufacturing process, इनके हिसाब से एंड प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का कुछ भी रिलेशन नहीं है, ये पहला मुद्दा। It includes even dash, repair, finishing, oiling, process with a view to what? Sale, transport, delivery. It cannot be restricted an activity which may result into what? और प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल डिफरेंट आर्टिकल, मतलब वो तो तुम्हारा जो माइंडसेट पहले से होता है क्या मैन्युफैक्चरिंग का, दिस रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट। तब मैंने क्या किया है मैन्युफैक्चरिंग, नहीं, वो दिमाग से पहले निकालो फॉर दिस एक्ट। ये क्या बात कर रहे हैं, अगर तुमने यूज टू सेल करने लायक भी बनाया तुमने, वो भी किसमें आ जाएगा, मैन्युफॅक्चरिंग में। ये उस केस लॉ में लिखा है, समझ में आ रहा है, लक्ष द्या सगळ्यांनी, महत्वाचे आहेत पॉइंट सगळे, वो कैसे भी घुमाएंगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे, वर्कर। एक बार वापस अपने को, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कितना करने का भाई साहब, इतना करने का ना, फैक्ट्री एक्ट, पोगा करने का है, पीएफ करने का है, ईएसआई करने का, लास्ट में क्या करने का, कोड ऑफ वेजेस। सब में आपको वर्कर के डेफिनेशन अलग 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 दिखेंगे, सब में आपको क्या दिखेंगे, आपको पहले हेड्स अप दे रहा हूं मैं, ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट कर रहे हैं। फैक्ट्री एक्ट में अभी आपके सामने कौन सा आया है, वर्कर, लर्निंग। सर इसमें वर्कर का मतलब क्या है, लक्ष्य द्या, धनु नंतर पाना मोदत बस। वर्कर एज अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एनी व्हाट, इसको क्या बोलते हैं अपन, फैक्ट्री में लेटेस्ट से, अरे मेड से, वॉचमैन है, तो ये तुमने कैसे हायर किए, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ द, अरे वो एम्प्लॉयर को पता नहीं था क्या कि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किसको किसको अपॉइंट किया है, बट उसको भी क्या ट्रीट करेंगे अपन, वर्कर। Whether for remuneration or not, in any manufacturing process or in cleaning any part of the machinery or premises used for manufacturing process, in any other kind of work, incidental का मतलब क्या है, थोड़ा फार related or connected with the manufacturing process। भाई साहब तुमने जिस बंदे को लिया ना, वो मशीन के ऊपर कुछ नहीं कर रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा है वहां पे मशीन को, बट मशीन का आजू बाजू का एरिया वो क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है। क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है, वो मेक श्योर कर रहा है कि उसको ऑयलिंग अपन 2-2 दिन के बाद कर रहे हैं। सो इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, यस इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। उसको किसमें गिना जाएगा, वर्कर में। वर्कर का मतलब ऐसा नहीं कि जो सच में क्या कर रहा है उसके ऊपर काम कर रहा है, वो तो गिना ही जाएगा, वो तो है। बट जो लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, इंसिडेंटल टू दैट प्रोसेस, मतलब ऑयलिंग फॉर एग्जाम्पल, तो उसको भी किसमें लेके आएंगे लोग, वर्कर। वर्कर डायरेक्टली तुमने हायर किया, वो तो वर्कर है। इनडायरेक्टली हायर किया है, किसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, वो भी कौन है, वर्कर है। लक्ष द्या। बट डज नॉट इंक्लूड व्हाट, आर्मी कशामध्ये पण येणार नाही। आर्मी इज नॉट अ वर्कर, इट विल बी व्हेरी डिसरेस्पेक्टफुल इफ यू कॉल आर्मी व्हाट, वर्कर। तो ते त्यातनं त्याने काय केलं, त्यांना बाहेर काढलं, वर्मन त्यांनी बाहेर काढले, कशामधनं माहितीये का, फॅक्टरी मधून। समझ में आ रहा है आपको, ध्यान देंगे प्लीज। In Lal Mohammed was Indian Railway Construction, it was held that
ऑल द वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी वुड स्क्वेयरली अट्रैक्ट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट द टर्म. मतलब आता कंस्ट्रक्शन होता है उसमें बहुत सारे वर्कर होते हैं तो वो भी सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होते हैं, तो क्या वर्कर माने जाएंगे? यस, सबके सब वर्कर माने जाएंगे. नेक्स्ट, हजार्डस प्रोसेस सेक्शन में, इसमें आपको थोड़ा फॉर शेड्यूल भी दिखाता हूँ, पहले पढ़ेंगे क्या है. सबसे पहले नाम क्या है? हजार्डस प्रोसेस. 2 clause CB defines hazardous process as any process or activity in relation to an industry specified in what schedule? इस पूरे एक्ट में कितने शेड्यूल है? 3. 2 मिनट मैं निकाल के रखा है ऑलरेडी मैंने, पूरे के लगा गैप चलो यहाँ पे आपके सामने. 1 मिनट, ये नहीं, ये सर्टिफाइड सर्जन है, ये बेयर एक्ट है. बेयर एक्ट का ये है, दिखाता हूँ मैं आपको एक्चुअली थोड़ा तुम्हारा आइडिया. दिस इज द बेयर एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948. आपको इसमें दिखेंगे कितने सेक्शन है भाई साहब? 120 लास्ट वाला. ठीक है, इसमें कितने चैप्टर दिखेंगे आपको? 11. ठीक है, उसके बाद कितने शेड्यूल दिखेंगे आपको? 3. ठीक है, इसमें से बनाया है आपका करिकुलम. ठीक है, और एक बात, अभी मुझे आपको क्या दिखाना था? शेड्यूल नंबर 1 जो आपके इसमें नहीं है, किसमें? वो मॉड्यूल में नहीं है. ठीक है, सिर्फ डाल के उन्होंने छोड़ दिए कि जो फर्स्ट शेड्यूल में आएंगे उसको अपन हजार्डस प्रोसेस बोलेंगे. तो आपके सामने फर्स्ट शेड्यूल है. अभी उन्होंने बहुत सारा क्या लिखा है? लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग व्हाट प्रोसेस. अभी लर्न थोड़ी करने का आपने को, बस गो थ्रू तो कर सकते हैं, पर क्या क्या है सर पहले बगा. फेरस मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज, नॉन फेरस फाउंड्रीज. फाउंड्रीज के तुम पास से भी अगर गुजरे ना, पास से ऐसा, तभी तुमको क्या आएगा? स्मेल आएगा. कास्टिंग का, आयरन सा, स्टील सा. इफ अगर आपके विसरी में कुछ है तो आपको इमीडिएटली क्या आता है? उसका स्मेल. आप बोलते कि हाँ यहाँ पे फाउंड्री है. एवढा वास्ट असतो याचा. कोल, फिर पॉवर जनरेटिंग, पल्प, पेपर, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल. असं नहीं लिहिलं आहे, कशामध्ये लिहिलंय बाबा? कहाँ पे लिखा है? शेड्यूल नंबर. अभी देखो मैं वापस पूछता हूँ. डिफाइन द एक्सप्रेशन हजार्डस प्रोसेस एज एनी प्रोसेस एक्टिविटी इन रिलेशन टू एंड व्हाट स्पेसिफाइड इन. तो अगर आप इसमें गिर रहे हैं, आपका फैक्ट्री ये कर रहा है क्या? शेड्यूल नंबर 1 का, तो आप कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? हजार्डस. राधा लक्ष्य दें. Unless special care is taken, raw material used therein or the intermediate of FG byproducts would cause material impairment to health of person engaged in or connected therewith or result in pollution of general provision. The state government may by notification in the official gazette amend the first schedule by way of addition omission. मतलब ये पूरा का पूरा किसके हाथ में रहे? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, कि उसमें से कुछ डिलीट ऐड करने. ठीक है, लक्ष्य दें. पुढे नोटिस बाय व्हाट? ऑक्युपायर. सेक्शन 7 प्रोवाइड्स दैट द ऑक्युपायर शल एटलीस्ट डैश डेज. इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. जहां पे डेज आ रहे, डेज, वो आपको छोड़ना नहीं है. इस पूरे इसमें डेज आएंगे, वर्कर्स के नंबर आएंगे, अडल्ट के वर्किंग टाइमिंग आएंगे, तो वो आपको थोड़ा पर ध्यान देना है वहां पे. ठीक है, तुमने अगर स्टिक नोट भी वहां पे चिपकाया तो भी चलेगा. द ऑक्यूपेशन एटलीस्ट 15 डेज डैश बिफोर या आफ्टर है. सर बिफोर ही बिगिंस टू ऑक्यूपाई और यूज एनी प्रीमाइसेस सेंड टू चीफ इंस्पेक्टर. जो भी तुम्हारे एरिया का चीफ इंस्पेक्टर रहेगा इसका फैक्ट्री का, आपको उसको क्या भेजना है? 15 दिन पहले धनो रिटर्न नोटिस कंटेनिंग द नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री. मतलब बाबा नाम क्या है, कहां पे उसका ये लोकेशन है, नेम एंड एड्रेस ऑफ व्हाट ऑक्यूपायर, तुम कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हो. Wherever new manager is appointed, the occupier shall send to the inspector a written notice and chief inspector a copy thereof within 7 days from the date on which such person takes over. इस पूरे पैराग्राफ में 2 चीज स्ट्राइक होना चाहिए, एक 15 दिन और एक 7 दिन. 15 दिन का मतलब क्या है? जब तुम वो ऑक्यूपाई करेंगे एज ऑक्यूपायर, तो तुमको काम शुरू करने से पहले उसको भेजना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को, क्या कि बाबा ऐसा ऐसा हम लोग शुरू करने वाले, फैक्ट्री है, ये जगह है, ये प्रोसेस है. ठीक है, उसके बाद तुम तो मेन ऑक्यूपायर हो, तो तुम्हारे तो बहुत कामगार है. मैनेजर को तुमने अपॉइंट किया, वो क्या बात कर रहे हैं? अगर तुमने कोई नया मैनेजर भी अपॉइंट किया, तो फिर अपॉइंटमेंट के बाद 7 दिन में किसको इंटीमेट करो? चीफ इंस्पेक्टर, की बाबा हा कोण आहे नवीन मॅनेजर माझा. लक्ष दे राधा, नुसतं बसू नकोस. दांडिया खेळ संध्याकाळी जाऊन. लक्ष दे आता, दांडिया आता डोक्यात घालू नका. काय खेळणार, कसं खेळणार, जागा मिळणार नाही मला, कुठला ड्रेस घालू, किती मोठा गोळका करू, गर्दी आल्यावर काय करायचं, कसं नाचायचं, कपल एंट्रीला कोणाला घेऊन जाऊ. जर डोक्यात चालू असेल सगळं तर ते तात्पुरतं थांबवा जरा. जरा दांड्या खेळायला काय हे करा, म्हणजे कसं गिल्ट राहणार नाही. काहीतरी अभ्यास केला आहे. राधा रागात मारशील कोणा तरी जाऊन.
अभ्यास नाही केलास शिट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर. क्या काम करेगा ऑक्यूपायर, बहुत सिंपल है, वन पैराग्राफ है. एवरी ऑक्यूपायर शैल एंश्योर सो फार एज ए रीजनेबल प्रैक्टिकेबल फॉर द व्हाट, वही वो तीन मकसद अपना, हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर. उसके लिए वो काम करेगा ना ऑक्यूपायर भाई साहब. चला नेक्स्ट, इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर मतलब पुलिस वाला नहीं, ठीक है. ये किसके अंडर का बात कर रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है. तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच पर्संस as the qualification to be inspector fit for this purpose and act and may assign to them such local limit as may think fit. वो क्या करेंगे इंस्पेक्टर आके, चेक करेंगे ना फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं है, सच में फैक्ट्री एक्ट फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं है, ये हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर सब कर रहे हैं क्या नहीं है. सी ना, इंस्पेक्टर को पावर दिए. आपके लिए एक भारी वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, व्हाट आर द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948. तो बहुत इजी वाले पॉइंट है भाई. सबसे पहले वो क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं इन एनी प्लेस व्हिच इज यूज्ड और व्हिच ही हैज रीजन टू बिलीव व्हाट, मतलब फैक्ट्री तो है बट तुमने डिक्लेयर नहीं किया कि वो क्या है, फैक्ट्री है, और उसको आइडिया लग गया तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली घुस सकते हैं अंदर. समझ में आ रहा है आपको. ये हो गया पहला पावर. सेकेंड, टू मेक डैश, एग्जामिनेशन आके चेक करेगा वो क्या बाबा, क्या है बाबा, मशीनरी बता, सब्सटेंस बता, हजारस में आ रहा है जरा उसमें फर्स्ट शेड्यूल में. भाई सब इंक्वायरी भी कर सकता है कि तेरे प्रेमाइस से कोई हादसा हुआ है क्या, अगर हादसा हुआ है तो दबाने का कोशिश किया है, वर्कर को बोलने का था बट तुमने क्या किया ऑक्यूपायर ने, अरे बोल कहाँ पे बोल रहे तू, तो ये जाके वो क्या कर सकता है कुछ कि किसको क्या हुआ है, बॉडीली इंजरी डिसेबिलिटी ये हुआ है क्या. नेक्स्ट, रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, वो आके आपको डॉक्यूमेंट पूछ सकता है. कौन, इंस्पेक्टर. मैं विचार ना तुम्हारा लक्ष्य दिया. सीज और टेक कॉपीज ऑफ व्हाट, अगर उसको डाउट लगा तो वो घर पे भी लेके जाए, घर पे मतलब उसके ऑफिस में. क्या, सीज मतलब कॉन्फिस्केट एनी कॉपीज डॉक्यूमेंट्स. टू टेक पोजेशन ऑफ एनी आर्टिकल, उसको लग रहा है कि ये मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ये एक्चुअली पोल्यूशन कर रहा है, ये कर रहा है, तुम लोग ने क्या बोला कि पोल्यूशन नहीं करते, चेक करेगा वो जाके, यू कैन टेक दैट आल्सो. और क्या कर सकता है वो, डिटेन भी. डिटेन का मतलब क्या है, उसके बाद रख सकता है फॉर एज मच टाइम ही वांट्स. एंड सेवेंथ इज ओपन पॉइंट, ऐसा बहुत कुछ कर सकता है जो इसके संबंधित है. चलो बताओ, अगर 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो ये 7 मार्क्स के लिए सबसे पहले क्या है, सर घुस सकते हैं अंदर, दया आपने सीआईडी मतलब घुसेगा, घुस के क्या करेगा, भाई भाई रुको रुको, वो बाद में, एंटर वाला पॉइंट, वो घुसेगा क्यों, चेक करने के लिए, या उसको रीजन टू बिलीव है कि वो क्या है और तुमने डिक्लेयर नहीं किया वो फैक्ट्री है. एंटर. सेकंड जो आप बोल रहे थे क्या, एग्जामिनेशन करेगा प्लांट मशीनरी का, फिर इंक्वायरी करेगा. सर इंक्वायरी किसका करेगा, इफ देयर इज एनी एक्सीडेंट हैपेंड और ऑकर एट योर प्लेस, और किसको कुछ बॉडी हार्म हुआ है क्या बाबा. नेक्स्ट क्या है, रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो उसको लगता है. नेक्स्ट, सीज और टेक कॉपीज ऑफ एनी रजिस्टर. नेक्स्ट, टेक द पोजेशन ऑफ एनी आर्टिकल, चेक करने क्रॉस चेक करने के लिए लैब में लेके जाएगा, हजारों जगह ये. उसके बाद एनी अदर पॉइंट्स. ठीक है, एक एक वर्ड ला फक्त हाईलाइट करा, एक एक वर्ड ला, एंटर, एग्जामिनेशन, इंक्वायर, रिक्वायर द प्रोडक्शन, सीज और पोजेशन, बस इतने में तो आंसर घुमा सकते हो पूरा. तेवढंच लिहा, सगळं छापत बसू नका, एक एक वर्ड को पहले हाईलाइट करो. ऑनलाइन पीपल, ये सबको आवाज आ रहा है क्या, कंफर्म करेंगे एक बार प्लीज, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन पीपल बॉस, एवरीबॉडी. ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखे अभी भाई साहब, सर्टिफाइड सर्जन. खोलना नहीं था क्या, ये खोल नहीं. तो ये कौन अपॉइंट करेंगे भाई, ये स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल, मैं आपको लिस्ट भी दिखाता हूं उसका, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू बी सर्टिफाइंग सर्जन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट विद इन लोकल लिमिट फॉर सच फैक्ट्री. मुझे आप एक बताएंगे इनका मकसद क्या रहेगा सर्टिफाइड सर्जन का. अभी ऐसा मत बताओ कि किसके पेट में दुख रहा है कि वो उसके बाद जाएंगे, नहीं. तेज नहीं मंडलो में आपका, वही तो बोला मैं अभी. क्या लिखा है देखो जरा, ड्यूटीज में क्या लिखा है देखो. सबसे पहले एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन ऑफ व्हाट, वेदर यू आर केपेबल ऑफ वर्किंग इन दैट फैक्ट्री. तुमको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट. किसे लेके आएंगे, हाँ सर्जन से. तुम्हारे एरिया में जो भी रहेगा जाओ उसके पास कि बाबा देख मैं फिट है, मैं काम कर सकता है, कहाँ पे, तो वो फैक्ट्री को तुमसे वो पहले क्या मांगेगा, सर्टिफाइड सर्जन का सर्टिफिकेशन. ये उसका ड्यूटी है, किसका, हाँ तो आपके सामने मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, ये आपल्या महाराष्ट्र राज्याचं आहे.
सुरक्षा व आरोग्य संचालय महाराष्ट्र। अभी देखो फॉर एग्जांपल अहमदनगर से ऊपर लिखा है, देखो क्या है, डॉक्टर जगदीश केनी, डॉक्टर भागवत दहीफळे, अमरावती, औरंगाबाद, त्यानंतर बीड, चंद्रपूर, कोल्हापूर, अजून थांबा, नागपुर, नाशिक, हाँ हाँ हाँ, वहां पे डेट भी दिया है, देखा कहाँ तक गया साइन, पालघर, इथं डेट आहेत बघ, हे आपल्या आलं बघा काय, चला आता बघा, डॉक्टर स्मिता काळे सांगवी, अगर आप उस एरिया में फैक्ट्री आपका तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा स्मिता काळे के पास, ठीक है। उसका कब तक टेन्योर है, 4 जैन 25, मतलब अभी ये एक्टिव है। विकास साबळे चाकण, शिवाजीनगर में कौन है, अनु काय, अनुशीलन बावनदनकर, हाँ, नंतर बघा आहे सगळं। तो ये अभी अभी का क्या है, ये अभी का क्या है भाई साहब, लिस्ट है, तो सर्टिफाइड सर्जन का ये लिस्ट है, तो इसके सर्टिफिकेशन के बिना आप फैक्ट्री में क्या नहीं कर सकते, काम कर नहीं सकते, सर्टिफाइड सर्जन, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, पर्सन एंगेज इन फैक्ट्री इन सच एज डेंजर ऑक्यूपेशन, मतलब ऐसा कुछ ऑक्यूपेशन में डेंजर है, पेंट फॉर एग्जांपल, तो चेक करके तुम्हारी लंग्स बराबर है क्या भाई। उसके बाद एक्सरसाइजिंग ऑफ सच मेडिकल सुपरविजन। नेक्स्ट, केसेस ऑफ व्हाट, illness have occurred in which reasonable to believe are dead due to the nature of what, मतलब प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि उस प्रोसेस की वजह से तुमको क्या हुआ है, तो आपको ऐसा बोल सकते कि भाई अभी काम कर, अभी को क्या कर, काम बास कर, कि बिकॉज क्या हो रहा है तुझे, हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है। by reason of any change in the manufacturing process carried on in the substances used therein, or by reason by the adoption of new manufacturing process of any new substance for use in manufacturing process, there is a likelihood of what, इंजरी, मतलब ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ केमिकल का जो कंपोजिशन वो चेंज कर दिया, कुछ अलग केमिकल, तो तुमको एलर्जी हो गया उससे, तो तुम जाके बोल सकते हो उनको कि भाई बगैर सर्टिफिकेशन में आएगा, अगर नहीं बोला उसने कि नहीं तू कर नहीं सकता भाई, तो तुमको मतलब यू विल नॉट वर्क देयर इन द फैक्ट्री। young persons or about to be employed in any work which is likely to cause injury to their health, ठीक है, ये एक हो गया, अभी ध्यान देंगे प्लीज, प्लीज पे अटेंशन। नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आपने को वेलफेयर करने का, हेल्थ करने का, सेफ्टी करने का। वेलफेयर में देखो अभी क्या क्या है बाबा, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट जो इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन और एनुअल लीव विद वेजेस। आपको एक सिंपल सा एक पता है, ध्यान दो प्लीज, जब आप 18 होते हो, 18 प्लस, उसको अपन क्या बोलते हैं, अडल्ट, मेजर मेजर बोलते हैं, बट फैक्ट्री में उसके नीचे वाले को भी अलाउ किया, उसको अडोलसेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अडोलसेंट। उसके लिए एज भी है, 14 से 18 अगर आप होते तो आपको क्या बोला जाता है, अडोलसेंट बोला जाता है, तो उसके लिए भी वर्किंग आवर्स है, तो वो बाद में करेंगे अपन जब वहां तक पहुंचेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या उठा रहे भाई साहब, हेल्थ। थोड़ा फार आपको बहुत ये आपको बोल रहा हूँ, नेक्स्ट कुछ मिनट्स 15-20 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं अपन, अभी तो जितना क्या थोड़ा फार था दिमाग में जा रहा है, अभी ये क्या कर रहे हैं, तो आपको बोलेंगे झाड़ू पोछा आपको 2-3 महीने में एक बार लगाने का है, आपको वॉल्स क्या करने हैं, क्लीन करने हैं, टॉयलेट साफ करने हैं, ये सगल ही ले। एक्चुअली फैक्ट्री इसके बारे में बात करता है, और तुमको अगर एक जनरल लग रहा है कि यार है सर ये इतना जनरल, फिनेल यूज करो, ये यूज करो, एग्जाम में एमसीक्यू में वही पूछा जा रहा है, एग्जाम में एमसीक्यू में वही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा फार ध्यान देना है, मेक श्योर कि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। लक्ष्य दे प्लीज, लास्ट बेंचेस एवरीबॉडी लक्ष्य दे। चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट डील्स विद measures to be taken consent for the dashboard health। सर क्या क्या है, क्लीनलीनेस, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेंटिलेशन होना चाहिए, डस्ट, ह्यूमिडिफिकेशन, ओवरक्राउडिंग, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन्स एंड स्पिटून्स। एक एक चेक करेंगे अपन। सबसे पहले क्या आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने, हाँ, तो मैं आपको एक एक बोल रहा हूँ, एक से एक एक करने का, बट इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मार्क करने का अभी आता काय ते विषय संपूर्ण टाका। Act provides every factory shall be kept dash and dash, बहुत सिंपल है सर, from effluvia arising from any drain, privy or any nuisance any particular, मतलब कुछ ऐसा गंदा नहीं होना मांगता, ठीक है। Removal of accumulated dirt and refuse on the floors, benches, staircase, etc. हाँ, अभी मैं जहां पे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बोलूंगा, वहां पे आपको क्या करना है भाई साहब, हाईलाइट करना है। लक्ष्य सेकंड सर, एक मिनट। Cleaning of the floor of every workman once in every week by washing with disinfectant, मतलब फिनेल। अभी आपके हिसाब से आपको ये पहले चेक करना है कि अगर एमसीक्यू पूछते हैं क्लीनिंग का, तो आपको एवरी वीक में कितने बार साफ करवाना है, वंस। ओके, लक्ष्य देना प्लीज। तो ड्रेनेज फैसिलिटी वो सब ठीक है। ऑल्सो टू एंश्योर द इंटीरियर वॉल्स आर केप्ट क्लीन। अभी आपके पास नेक्स्ट 5 मिनट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वो वॉल्स का बात कर रहे हैं, अभी इसका बात कर रहे हैं वॉल्स। To ensure that interior walls or roofs are kept clean and the following is complied with,
एक मिनट, white wash or color wash should be carried out at least once in every 14 months. in the next 5 मिनट आपके सबके पास ये आंसर्स होने चाहिए, एवरीबॉडी ऑनलाइन, सब लोग, ठीक है। अगर मुझे व्हाइट वॉश करना है, आपका कलर नहीं करायचा है, क्या करायचं है, व्हाइट वॉश, और क्या करना है, कलर शुड बी कैरिड आउट एटलीस्ट वंस इन एवरी 14. सेकेंड, where surface has been painted or varnished, repair, revarnish should be carried out once in every what 5 years. अगर वो वॉशेबल है, ये वॉशेबल है, तो once in every 6 months. लास्ट करेंगे फिर अपन पढ़ेंगे, लक्ष्य दे। where they are painted or varnished or where they have smooth impervious surface, it should be cleaned once in every period of 14 months by such method as may prescribe. अभी 1, 2 और ये 3, लक्ष्य दे रहा 2 मिनट। सबसे पहले वॉल्स का बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या है, व्हाइट वॉश, कलर वॉश कब करने गए, 14 मंथ्स में एक बार। वापस बोलो, सब लोग बोलेंगे, एवरीबॉडी। व्हाइट वॉश, कलर वॉश अगर करने हैं एवरीबॉडी प्लीज, कितने में, एक बार, ठीक है। वो व्हाइट वॉश, कलर वॉश दिमाग में ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। नेक्स्ट, सरफेस हैज बीन पेंटेड, पेंट हुआ है और वार्निश्ड, रिपेयर हो गया है थोड़ा सा पार्ट, रीवार्निश शुड बी कैरिड आउट वंस इन एवरी 5 years। और अगर वो क्या है, तो 6 महीने में एक बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, तूने पेंट मारा है अच्छा, पर वॉशेबल, मतलब वॉशेबल पेंट है, तो उसको 6 महीने में एक बार क्या करो, और 5 साल में एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, पेंटिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, where they are painted or varnished or where they have smooth impervious surface, मतलब क्या, ऐसा ऊपर थड़बड़े जरा सा, ठीक है, ऊपर नीचे, it should be cleaned once in every period of 14 months by such method, जो भी तुमको सही लगे। 3 मुझे बताओ अभी क्या क्या अलग अलग अलग, चला 2 क्या पाइजे, व्हाइट वॉश, कलर वॉश 14 मंथ्स में एक बार। सेकेंड, पेंटिंग कब करना पड़ेगा, 5 years में एक बार, अगर वॉशेबल है तो 6 महीने में एक बार। लास्ट क्या लिखा है, अगर इम्परवियस, एमसीक्यू में ऐसा आया, इम्परवियस सरफेस है तो 14 महीने में एक बार आपको क्लीन करना पड़ेगा, जो भी दूंगा मेथड है। मैं वेट करता हूँ, ये लिखो, आई विल वेट, राइट दिस, स्टिक नोट पे लिखा तो भी चलेगा, वो इंपॉर्टेंट है वो, तो बाद में कंफ्यूजन होगा, तुमको समझेगा ही नहीं। आई विल वेट। ऑनलाइन पीपल, कैन यू प्लीज कंफर्म, आवाज आ रहा है क्या प्रॉपरली, एवरीबॉडी, ब्रेक हो रहा है क्या, ये तो है, लिखेंगे प्लीज एवरीवन। Let me know once you're done. Online people, let me know once you're done. Everybody, offline, everyone, entire class. पंद्रह मार्क्स छोड़ने का नहीं है इंडस्ट्रियल लॉ का, इंपॉर्टेंट है वो। मेनी स्टूडेंट्स इग्नोर दिस 15 मार्क्स, क्योंकि वो ऊपर ऊपर करते हैं। यू विल डू एग्जाम के पहले आप इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकते फॉर दिस माइन्यूट थिंग्स। भले आप एग्जाम के पहले वो पढ़ोगे थोड़ा फार, यू विल वॉच हियर एंड देयर मैराथन्स, यू विल वॉच, बट वो सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन रहेगा, हाँ ये हुआ है। जब तक तुम उसको लिखोगे नहीं तब तक तुमको समझेगा नहीं, ये वंस इन एवरी 14 मंथ्स, इम्परवियस सरफेस के बाद क्या करना है, पेंट कब करवाना है, ये तुमको अब पढ़ाई करना चाहिए उसके लिए। हो गया एवरीबॉडी, पीछे
चलो, ऑल डोर्स विंडोज अदर फ्रेमवर्क विच आर वुडन और मेटालिक का बात कर रहे हैं, शैल बी कीप पेंटेड एटलीस्ट व्हाट वंस इन एवरी 5 years। विंडोज का क्या बात कर रहे हो, विंडोज का जहां पे विंडोज आता है तो वहां पे आंसर क्या है आपका, वंस इन एवरी 5 years को क्या करवाना है आपको दादा, पेंट करवाना है। ये सिर्फ विंडोज का केस है, लिख सकते हैं विंडोज लिखो सिर्फ और डैश लिखो, विंडोज लिया तिथं और डैश लिखो क्या, वंस इन एवरी 5 years पेंट। विंडोज को डैश करके लिखो वंस इन एवरी 5 years। लिया 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 लिया। और जितनी भी डेट्स है आपको किस में मेंटेन करना पड़ेगा, रजिस्टर में, कब किया है तुमने, सिंपल। चलो फास्ट एवरीवन, एवरीबॉडी, ओके डन। एक बार वापस अपन ये किस कौन सा कैटेगरी उठाया अपन ने, हेल्थ का उठाया, हेल्थ का, सबको ध्यान से वो हेल्थ के कैटेगरी करे अपन कर रहे हैं ये सब कुछ। नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है, यू शुड हैव व्हाट, इफेक्टिव अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। इतना इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इतना। आपके सभी रूम्स या फैक्ट्री में क्या होने चाहिए सर, वेंटिलेशन होने चाहिए, प्लीज पे अटेंशन। इफेक्टिव एंड सुटेबल प्रोविजन शैल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग एवरी वर्क रूम विद एडिक्वेट वेंटिलेशन, सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर। तुम एसी लगवा सकते हो, ये मोटे मोटे हे बना सकते थे फैंस, ठीक है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर्स बहुत ह्यूमिड हो जाता है वो क्या, फैक्ट्री का प्रेमाइस, यू शुड बी केप्ट इट क्लीन, ठीक है। डस्ट एंड फ्यूम इन एवरी फैक्ट्री देयर, इफ देयर इज एनी गिवन ऑफ एनी डस्ट, फॉर एग्जांपल वुड के केस में, वुड के केस में आपको क्या मिलेगा, ज्यादा डस्ट आएगा वहां पे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उसको बाहर निकाल रहे हो, यू शुड हैव सम ऑफ द दिस, फॉर एग्जांपल आपको क्या बिठाना पड़ेगा, विद द एग्जॉस्ट अप्लायंसेस बिठाने पड़ेंगे, ठीक है। चला चला लवकर। Artificial humidification. If the humidity of the air is artificially increased, the state government may make rules prescribing standards of humidification, regulating the methods used for artificial increase in humidity, directing prescribed tests, prescribing methods to be adopted for securing more adequate ventilation. अगर तुम्हारे इस एरिया में ज्यादा ही हो गया क्या, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया या ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गया, तो यू शुड मेक, क्योंकि वो कूल वगैरह है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, इसमें आपको पढ़ने का है, इसमें भी और नीचे वाली में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवर क्राउडिंग, प्लीज पे अटेंशन, उसमें नंबर है, ठीक है। 16 provides that no room in any factory shall be overcrowded to an extent injurious to the health of the workers employed therein. There shall be in every workroom in a factory at least 14.2 cubic meter space for every worker. भाई साहब वो क्लब नहीं है डिक चेक विच चेक, ऐसा बीज नहीं मांगता, वो क्या बात कर रहे हैं, एटलीस्ट कितना स्पेस चाहिए, 14.2 क्यूबिक, सो दैट एवरीबॉडी कैन वर्क वेरी प्रॉपर्ली। 14.2 क्यूबिक मीटर्स को पहले हाईलाइट करो या लिखो भी, क्योंकि एमसीक्यू में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे हो कि कितना अंतर होना चाहिए, तुम कुछ भी ठोक नहीं सकते उसमें आंसर। 14.2 क्यूबिक मीटर्स इज द आंसर, प्लीज एवरीबॉडी। नेक्स्ट, सब रूम्स में क्या होना चाहिए भाई साहब, लाइटिंग प्रॉपर्ली होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये क्या विषय है, इसमें विषय है, किसमें, ड्रिंकिंग वाटर पे अटेंशन प्लीज। है अभी तक सिर्फ अपने वॉल्स और विंडोज का किया है जहां पे नंबर्स आए, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, दैट देयर शुड बी इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी मेड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन व्हाट, suitable points conveniently situated for all the workers. Important है, ध्यान दो, don't word मांगना सकेगा ना प्लीज everyone. Where more than dash 250 workers are employed, provision shall be made for what, cool drinking water during hot weather. मतलब वो ब्लू स्टार का लगा सकते हैं आप जहाँ पे वो रहता है हॉट कोल्ड। The water point shall be away how many meters, 6 meters away from the washing place, urinal, latrine. समझा आपको, बगल में रखने का नाही, इथून येत आहेत आणि ही साईडलाच काय लई घाण, काय म्हणतायत 6 मीटर तरी काय करावा, जरा लांब ठेवा। इंस्पेक्टर के यही सब चेक करेगा ये सब हुआ है क्या फॉलो, समझ में आ रहा है आपको। दो चीजें इसमें करना है, कूल वाटर का इंतजाम कंपलसरी कब है, कंपलसरी व्हेन यू हैव 250 वर्कर्स और मोर। 250 के नीचे करेगा तो तुम्हारे ऊपर है, लगा ना मत लगाओ, तुम्हारे ऊपर, बट 250 के ऊपर कंपलसरी है। और 6 क्यूबिक मीटर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6 मीटर, माय बैड, 6 मीटर दूर होना चाहिए, किससे, लैट्रिन से। समझ में आ रहा है, दो नंबर्स इंपॉर्टेंट है। आज घर पे अगर थोड़ा सा टाइम नहीं मिले दांडने के पहले, चिट्ठी पे बिंदास लिखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, चला चला चला, इंपॉर्टेंट है, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, नंबर्स महत्वाचे नाही, लक्ष द्या प्लीज। दे शैल बी प्रोवाइडेड कन्वीनियंटली सिचुएटेड एंड एक्सेसिबल टू वर्कर्स एट ऑल टाइम्स। सेपरेट एंक्लोज अकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर मेल एंड फीमेल, अलग अलग चाहिए। एडिक्वेट लाइटेड चाहिए, दे शैल बी मेंटेन एंड ऑल द क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशंस एट ऑल टाइम्स। इंपॉर्टेंट है, स्वीपर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू कीप क्लीन लैट्रिन्स इफ दे आर मोर देन डैश, कितना पकड़ा इन लोगों ने, 250। employed all latrine urinal according shall be of prescribed types, मतलब अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। the floor the internal walls should be glazed tiles वगैरह ये सब, ठीक है। हाँ, urinal shall be washed and clean at least once in every 7 days, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। एक बार वापस 250 के ऊपर सेपरेट सब कुछ फॉलो होना चाहिए, टाइल्स वगैरह वो चाहिए बाथरूम के। उसके बाद आप साफ कब करेंगे वो,
सगळ्यात भारी कुठला आहे? सगळ्यात भारी काय कुणासाठी? बोलो जुबा केसरी फॅक्टरी आहे ना, तोंडात पाहिजे की काहीतरी. कशा होणार कसं काम? असं नको व्हायला की पेंटिंग कोण करायला लागलेत, हीच लोक पेंटिंग करायला लागलेत. मग ते आम्हीच करतो ना. कधी करायचं आहे? वन्स इन एव्हरी कुठला कलर पाहिजे? आमच्याकडे लाल आहे, आम्हीच करतो सगळं. तो जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस में क्या होता है, स्मोकिंग रूम होता है, व्हाईट कॉलर. यांच्या भाईंसाठी काय स्पिट्टून्स. स्पिट्टूनचा अर्थच काय आहे? स्पिटसाठी. आणि कशासाठी असणार आहे? तो एक्ट में ही लिखा है उन लोगों ने क्या कि तुमको क्या मेंटेन करने पडेंगे. बघा किती नंबर, सफिशियंट नंबर. तुमच्या माणसांवर आहे हो, किती थुकतायत अंदाज पाहिजे तुम्हाला. इन कन्व्हिनियंट प्लेसेस दे शॅल बी मेंटेन व्हॉट, दे शॅल बी मेंटेन व्हॉट, हायजिनिक कंडिशन. अहो कसं पॉसिबल आहे? कोण जाणार तिथं रंग काढायला? दादा सांग मला, कसं पॉसिबल आहे? ते बोलो जुबा केसरीला लॉ मध्ये मग कामगार संघटना. हे पॉइंट बरोबर होता वरचा, पण हे असं हल्लं गणित येतं सगळं. इथं 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 स्पिटून्स को हायजेनिक कंडिशन रखने के लिए जरा असं कष्ट घ्यायला लागणार आहेत, घास बसायला लागला. चला ये स्पिटून का नंबर लिखा नहीं उन लोगों ने. क्या बोला उन लोगों ने? जितना तुम्हारा माहौल बनेगा उतना. नेक्स्ट क्या है भाई साहब? अभी हेल्थ का मैटर हो गया यहाँ पे, हेल्थ का विषय खत्म हो गया. अभी किसका बात कर रहे हैं? सेफ्टी का. ठीक है, सेफ्टी चेक करेंगे अपन. सबसे पहले क्या है? hazardous process. कौन सी शेड्यूल है? फर्स्ट शेड्यूल. So it provides for making provisions relating to hazardous process. The state government may, for the purpose of advising it to consider applications for grant of permission for the initial location. सबसे पहले क्या होता है, अगर आपकी फैक्ट्री में वो ये आ रहा है क्या, हजार फर्स्ट शेड्यूल तुम्हें चेक किया आ रहा है, ये तो मेरा फैक्ट्री इसमें आ रहा है, किसमें? वो फर्स्ट शेड्यूल में. तो देखो भाई साहब, सॉरी, advise you to consider application for grant of dash permission for the initial location of a factory involving what process or for expansion of any such factory. Appoint of dash committee. कौन सा committee? Site appraisal. है बघा, the site appraisal committee shall examine an application for the establishment of what involving and makes a recommendation to the within 90 days of the receipt of such. तो साइट अप्रेजल कमेटी का काम क्या रहेगा रे? जाके वो क्या चेक करेंगे? सबसे पहले साइट चेक करेंगे, फिर हजार्डस प्रोसेस को चेक करेंगे, बाबा ठीक है ये ऐसा है, फिर वो किसको अप्लाई करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट को. फिर वो तुमको क्या देगा? परमिशन. The committee has the power to call for any information from the person making an application. When the application is got approved by SG, it shall not be necessary to obtain further approval from what? तो अगर SG तुमको परमिशन मिल गया ना, तुम फैक्ट्री क्या कर सकते हो? सेट कर सकते हो. Next, responsibility of dash what? Occupied. क्या बाबा? The occupier has to follow the following procedure. सर पहला स्नेहा, to lay down detailed policy with respect to what? Health and safety. एवरी फैक्ट्री में आपको दिखेगा कि आपको क्या पहनना है, हेलमेट्स पहनने एंड ऑल दैट. To disclose all the information regarding danger including what? Health hazard and the measures to overcome such hazard. मतलब उस पर लिखना मांगता कि ये प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम के साइड में सॉल्यूशन भी चाहिए. समझ में आ रहा है? To draw up an on-site emergency plan and detailed disaster control. में अगर कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेट तो रहता ना, ये ह्यात पण असते ना मल्टीप्लेक्स मध्ये की बहुत काय बाबा आग लागली तुम्हाला इथनं इथं पळा, हा वो भी चाहिए. तर लोकांना कळणार नाही कुठं पळायचं आहे, सगळी मेका धडका लागलेत, कुठं जाऊ मलाच माहित नाही, प्लॅनच नाही इथं कुठं. असं नाही पाहिजे. To lay down measures for the handling, usage, transportation and the disposal of such substance outside the factory and publicize them in the manner among the workers. मतलब आपको एक बाबा सब नोटिस बोर्ड पे लगाना पड़ेगा, ऐसे कुछ कॉर्नर में लगाने का नहीं है, खोपचे में नहीं. They also provide that the occupiers having specific responsibilities in relation to hazardous process, he has to maintain the health records of what? Of all the employees. He is to appoint experienced persons who possess specific qualification in handling what? And come to supervise. मतलब भाई सुपरविजन करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा सुटेबल नहीं है किसके लिए, इस प्रोसेस के लिए, तो आपको वो मेंटेन भी करना पड़ेगा और उसको निकालना पड़ेगा. Next, powers of dash what? CG. Let's say that please. Section 41D provides that the CG in having powers to inquire into the standards of health and safety
41E also provides to provide emergency standards in respect of factory. 41F also provides for fixing the maximum permissible threshold limit of exposure of what. तुम कितना केमिकल यूज कर सकते हो वो भी वो क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है. The occupier shall set up what committee? सेफ्टी कमेटी कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू प्रमोट. मतलब उस सेफ्टी कमेटी में दोनों के लोग रहेंगे, मैनेजमेंट के रहेंगे और वर्कर्स के भी रहेंगे, लेबर यूनियन बेसिकली, ठीक है. टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स मैनेजमेंट टू प्रॉपर सेफ्टी हेल्थ वर्कर एंड रिव्यू प्रोडक्टली द मेजर्स टेकन इन दैट इफेक्ट. मतलब क्या क्या मेजर ले रहे हैं ये अपना कंपनी वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है. लक्ष्य प्लीज. 41H also provides that the workers have reasonable apprehension that there is a likelihood of imminent danger to their lives or health due to accident. They may bring the same to notice of what. तो भाई साहब वर्कर आके बोलेंगे ना मैनेजमेंट को कि यार हमको लग रहा है कि वो मशीन खराब होने वाला है, आप क्या करो प्लीज उसमें इंटरफेयर करो और वो चेंज कर दो. तो वो आपको बताना पड़ेगा. इमीडिएट एक्शन शैल बी टेकन एंड हो रिपोर्ट टू इंस्पेक्टर हैविंग. आपको उसको भी बताना पड़ेगा किसको, इंस्पेक्टर. नेक्स्ट क्या लिखा है, वेलफेयर मेजर्स का बात कर रही है, ठीक है. लक्ष्य दे प्लीज. अभी इसमें वही चीज है, पट लक्ष्य दे. सबसे पहले वॉशिंग फैसिलिटीज. इन एवरी फैक्ट्री एडिक्वेट एंड सुटेबल फैसिलिटी वॉशिंग शैल बी प्रोवाइडेड मेंटेन. Separate and adequate screen facility shall be provided for use of male and female workers. The washing facility shall be conveniently what. मुझे हाथ पे धोने से विचार हे करते थे, सेपरेट पाहिजे दोघांना, ठीक है. टॉयलेट्स अलग है, वॉशिंग फैसिलिटीज अलग है. नेक्स्ट फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड व्हाट, ड्राइंग क्लोथ्स, ये भी सेपरेट चाहिए. कारण काय लोक तुम्ही बघितलं असेल, लोक कपडे बदलतात फॅक्टरी में. तुम बाहर कपडे यूज तो तुम उनका ही करोगे ना, बट तुम्हाला चेंज करा पण जागा पाहिजे की, ये चाहिए सब कुछ. Facility for sitting. Suitable arrangement for sitting shall be provided and maintained for all workers obliged to work in a standing position in order that they may take advantage of any opportunity for what dash. क्या dash के लिए भी वहां पे तुमको इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मार्क करेंगे आप. जर काही वाचायचं असेल ये आपको पढ़ना पड़ेगा. जहाँ पे स्टार मार्क मार रहा हूं मैं. क्या लिखा है इन लोगों ने, फर्स्ट एड अप्लायंस. थोड़ा सा ध्यान देंगे. It provides that the first aid appliances shall be provided and maintained so as to be readily accessible during all working hours or cupboards equipped with prescribed contents. And आगे का इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सच बॉक्स और कबर्ड्स टू बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन शैल नॉट बी लेस देन फॉर एवरी वॉट. एक जो बॉक्स रहेगा आपका कौन सा फर्स्ट एड का, वो कितने जन को कैटर करेगा, 150 के लिए एक. आगे ईच फर्स्ट एड बॉक्स और कबर्ड शैल बी केप्ट इन चार्ज ऑफ 1 पर्सन, ठीक है, जिसके पास भाई साहब सर्टिफिकेशन है. तो ऐसा होना कि उसको भी पता नहीं कि बैंडेज लगाना कैसा है, मला के मेरे पास बॉक्स आता है, उसको भी मालूम होना चाहिए क्या है, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आपको पूछ सकते हैं मेरे हिसाब से, इन अ फैक्ट्री में देयर मोर देन डैश वर्कर्स, कितना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एम्बुलेंस का वैन रखना पड़ेगा जहां पे 500 के ऊपर वर्कर्स ही. आपको शॉर्ट पूछ सकते हैं एमसीक्यू में एक बार वापस. तो 150 और 500, 150 का मतलब क्या फर्स्ट एड में 150 जन के लिए एक क्या चाहिए, वो मेडिकल बॉक्स. और अगर 500 के ऊपर है तो कंपल्सरी क्या चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, ठीक है. तुम उसके पीछे भी रख सकते हो 500, वो तुम्हारा डिसीजन रहेगा, ठीक है. कैंटीन्स लक्ष्य दिया प्लीज. ये हो गया 500 का एम्बुलेंस. अगर तुम्हारे पास कितने के ऊपर वर्कर है, 250 के ऊपर वर्कर है, कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बाय द ऑक्यूपायर फॉर द यूज ऑफ द वर्कर्स. द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन द रनिंग ऑफ द कैंटीन व्हिच आर नॉट टू बी टेकन टू अकाउंट बाय इन फिक्सिंग द कॉस्ट ऑफ फूड शैल बी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर. फॉर एग्जांपल उसने बोला कि मैं आपको लंच प्रोवाइड करूंगा, ये तो उस बात वापस पैसा लेने का नहीं, किससे, एम्प्लॉय से. तो आपको उसमें से ही देना पड़ेगा उनको, ठीक है. नेक्स्ट, in government of Andhra Pradesh Labor and Technical Education, it was held that there is nothing in section 46 of Factories Act which provides for the mode in which specified establishment must set up a canteen, where it is left to discretion of the concerned establishment discharge obligation. But canteen either by way of direct equipment or by employment of a what. कैंटीन का बात किया है ना, तो कैंटीन तुम खुद भी कर सकते हो, नहीं तो तुमने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया. तुमच्या एरिया मध्ये शेट्टी एक होता कैंटीन वाला, तो मतलब मी भारी करतो, तो तुम्ही किसको आउटसोर्स कर दे, ये भी चलेगा. एक्ट ने ये बोला नहीं कि तुम नहीं करने का, वो क्या कर सकते हो तुम, कैंटीन बिठाने का 250 के ऊपर. शेल्टर्स, रेस्ट रूम एंड लंच रूम्स, कितने से नंबर लक्षात ठेवा, ये तुमको अभी लगेगा बहुत इजी है, बट जब मैं फटाफट पूछूंगा ना तो तुम्हें एकदम क्या होना, अरे कंफ्यूज होना. अभी यहाँ पे कितना लिखा उन लोगों ने, अगर 150 के ऊपर है आपके पास सुटेबल शेल्टर, मतलब खाना खाने का क्या होना चाहिए, शेल्टर. लंच रूम के लिए आपको जगह चाहिए, वहां पे प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, वो लाइटिंग भी चाहिए वहां पे, ठीक है. क्रेशेस का मतलब क्या होता है, बेबीज जिसके पास है उनके लिए एक सेपरेट रूम चाहिए. इट प्रोवाइड इफ मोर देन 30 डैश वुमन वर्कर्स एम्प्लॉयड दे शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन सुटेबल रूम फॉर द यूथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ व्हाट. कारण ती बाई काय करणार, मुलाला घेऊन येणार कुठं कामाला, जर लहान पोरगा असलं तर, तो उसके लिए भी आपको स्पेशल क्या करना पड़ेगा, रूम बनाना पड़ेगा विद एडिक्वेट वेंटिलेशन, ठीक है. वेलफेयर ऑफिसर लक्ष्य दिया प्लीज. इफ मोर देन 500, अभी 500 का नंबर वापस आ रहा है, एक एम्बुलेंस के समय आया था और एक अभी आ रहा है, ठीक है.
और 500 के ऊपर है, then workers are employed in a factory, the occupier shall employ in a factory such number of welfare officers as may be prescribed. वेलफेयर का मतलब है कि जहाँ पे लोग जाके उसको पूछ सकते हैं कि हमें क्या करना है, कुठं रूम आहे, काय आहे, मतलब ऑफिसर पाहिजे तुमच्या प्रेमाइसेसवर 500च्या वर. ठीक है, चलो दिस इज योर पार्ट 1. यहाँ पे एंड करते हैं अपन. पार्ट 2 विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर. आपको 2 लेक्चर एक एक को अपन डिवोट कर रहे हैं. किसको? एक एक एक्ट को. आज भी खत्म कर सकते हैं बट इतना लोड नहीं, आपको इतना अपने दिमाग में जाना चाहिए. आपको बोलता हूँ मैं आपको करना क्या है नेक्स्ट वाले इसमें. नेक्स्ट वाले में और एडवांस शुरू होगा, अडल्ट वर्किंग आवर्स शुरू होगा उसके. हाँ, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है. फिर आपका क्या शुरू होगा उसमें, पेनल्टीज भी आगे जाके. ठीक है, पेनल्टीज किए नहीं है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल रैप अप फैक्ट्रीज एक्ट एंड देन उसके बाद अपन शुरू करेंगे. 1 वीक का टारगेट रख रहा हूँ मैं. किसके लिए? फुल इंडस्ट्रियल लॉस के आराम से होगा, कहीं घाई गड़बड़ करायची नहीं है. घाई में भी करना नहीं है अपने को. आज भी खत्म कर सकते हैं अपन, क्या बड़ा विषय नहीं है मोटा. ठीक है बरो, क्या होगा सिर्फ जाना पुढे पुढे. ठीक है, जितना हुआ है थोड़ा बहुत टाइम निकालो. आधा घंटा भी, आधा घंटा बोल रहा हूँ मैं, यहाँ तक करो बस. समझ में आ रहा है? चलो स्टॉप.